से फार्मा की। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। कंसाइज मटेरियल आज हम खत्म करेंगे। चलो यहाँ तक हमने किए थे क्लास में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ये अदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं। ये इतने काम की नहीं है पेपर के हवाले से। पोलीमैक्सिन भी, ये छोटी छोटी इनकी बातें लिखी हुई हैं। बेसिलस पोलीमेक्सा से ये ली गई है। सही हो गया। ये ग्राम नेगेटिव पे ज्यादा इफेक्ट करती है। और ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड की, बैक्टीरिया की, ये उसके साथ जाके बाइंड करती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। उसकी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर देती है। तो उससे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में लीकेज आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ग्राम नेगेटिव में ही आती है। बेसिट्राइसिन, ये जो बैक्टीरिया है, वैसे ये पोलीमैक्सिन आई इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये लिखे भी हुए हैं, आई स्किन एयर के इन्फेक्शंस के लिए इनके ड्रॉप्स भी आते हैं, ये यूज किया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं बेसिट्राइसिन। ये जो एंटीबायोटिक है ये बेसिलस सबटिल से ली गई है। सही हो गया। और जो है ना, ये भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल सिंथेसिस उसको जाके रोकती है। तो इनके मूड ऑफ एक्शन वगैरह पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्ट करती है इसकी, ग्राम पॉजिटिव पे। और इससे जो है ना कॉम्बिनेशन फॉर्म में बेसिट्राइसिन को दिया जाता है, जैसे न्यूमाइसिन वगैरह या पोलीमेक्सिन। मोस्टली ये मैग्नीशियम बेसिट्राइसिन ये ऐड किया जाता है एडिटिव्स में, पोल्ट्री की फीड में। तो ये जिंक या मैग्नीशियम बेसिट्राइसिन, ताकि उसके इंटेस्टाइन की ग्रोथ हो सके। तो ये पोल्ट्री में मोस्टली फीड में यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि गट की ग्रोथ या हेल्थ को प्रोमोट किया जाए बेसिट्राइसिन को। विनकोमाइसिन, इससे भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइस ओरेंटेलियस से इसको लिया गया है। और जो है ना, यह भी सेल वॉल की को क्रॉस लिंक करती है। यह भी ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है। इसका भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पेपर के हवाले से जो याद करने की। बस नाम आपको पता हो कि ये भी है। रेफापाइसिन जो है, ये किसके लिए यूज की जाती है? रेफापाइसिन बी होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जाके बाइंड करती है। तो ये भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन जाती है उसको ब्लॉक कर दिए। बैक्टीरियोसाइडल इसका भी इफेक्ट होता है। बट जो है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ये यूज की जाती है। नमूनिया इन्फेक्शन, अगर यंग वन जो हॉर्सेस के होते हैं, फोल वगैरह उसमें है, तो उसके लिए ये यूज की जाती है। या ह्यूमंस में ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी ये यूज की जाती है। सही होगा। मेट्रोनेडाजोल जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसे नीचे भी हम पढ़ते हैं। ये जर्डियासिस प्रॉब्लम होता है डॉग में। ठीक है, जर्डियासिस या जर्डियल, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, जैसे इंटेस्टाइन डैमेज होता है, डायरिया वगैरह लगती है। तो उसकी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये नीचे भी बताता हूँ, ये आएंगे हम पढ़ेंगे अभी प्रोटोजोल ड्रग। तो ये डीएनए की सिंथेसिस को रोक देती है, सेल की डेथ हो जाती है। प्रोटोसाइडल ड्रग होती है ये भी। तो जो जर्डियासिस प्रॉब्लम होता है या ट्राइकोमोनियासिस में भी दिया जाता है। तो या ब्रेन में कोई एब्सिस वगैरह है तो उसमें भी। जी जी, जर्डिया लैम्ब्लिया ये हम नीचे पढ़ते हैं। ये आएगा शायद, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है। तो ये मोस्टली पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जर्डियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो ये मेट्रोनिडाजोल, ये कॉमन ड्रग इसमें यूज की जाती है। बाकी ये क्या होता है ये बताता हूँ, हम नीचे पढ़ते हैं। जर्डियासिस तो ये अदर कुछ थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की जो डिस्कशन है यहाँ से शुरू करते हैं। एंटी प्लाज्मल ड्रग्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो टिक बोर्न प्रोटोजोअल डिजीजेस होती हैं उसमें जो ड्रग्स दी जाती है उनको एंटी पायरोप्लाज्मल ड्रग्स कहा जाता है, जिसमें बेबीसियोसिस हमने पढ़ा था। जो है ना, थिलेरोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, इनके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं, उनको कहा जाता है एंटी पायरोप्लाज। तो इनकी क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट क्लासेस हैं। डायमीडाइन है, नेप्थोक्यूनोन है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह यूज की जाती है। डायमीडाइन में दो क्लासेस आते हैं, कार्बेनलाइड डायमंडाइन, एरोमेटिक डायमीडाइन। ठीक हो गया। दो जो इमिडो कार्ब है, कौन बताएगा इमिडो कार्ब किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? ठीक है, एमिडो कार्ब किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो ये किस क्लास में आती है क्लासिफिकेशन में? कार्बानेलिलाइड डायमंडाइन क्लास में ये आती है। तो ये पूछ सकते हैं वैसे इसका बेबी सी आगे। वेरी गुड, ठीक हो गया। दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, तो ये इनकी केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक में कौन सी आती है? डायमंडाइन एसीचुरेट, ये भी बेबीसियोसिस में दी जाती है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक क्लास में आती है। नेफ्टोक्यूनोन्स में कौन सी आती है? बुपारवाक्यून। ये किसकी है ड्रग ऑफ चॉइस, कौन बताएगा? बुपारवाक्यून, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये नेफ्टोक्यून्स इनका क्लास होता है, ये इसमें आती है। ठीक है। थिलेरियोसिस, वेरी गुड। थिलेरिया के लिए जो दी जाती है उसमें बुपारवाक्यून, तो ये इस क्लास की है, नेप्टोक्यून्स की। ठीक है। और डायमीडाइन में ये दोनों आती है, एमिडोकार्प एंड डायमंडाइन। ये एमिडोकार्प आती है कार्बेनडाइड में, और एरोमेटिक में डायमंडाइन। तो ये वो सेम ड्रग ऑफ चॉइस हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये डीएनए जो होता है उस पे जाके डायरेक्टली बाइंड करती हैं प्रोटोजोआ को। तो जो डीएनए होता है उसको अनवाइंडिंग वगैरह, क्योंकि कॉइल्ड फॉर्म में होता है, उनको अनवाइंड वगैरह करते हैं ताकि वो आगे रिप्लिकेट ना कर पाए। तो ये डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, अनवाइंड या डीनेचर कर देते हैं उसको, डीएनए की सिंथेसिस को। तो बाकी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स से सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर आती है एंटी ट्राइपनोसोमल ड्रग्स। ट्राइपनोसोमियासिस ये भी हम पढ़ चुके थे, प्रोटोजोआ प्रोटोजल डिजीजेस में, पैरासाइट्स में, कि जो है ना यहाँ से ट्राइपनोसोमियासिस होती है। एक सरा डिजीज होती है कैमल में, दूसरी हो रही थी डोरिन डिजीज हार्स में, और नगाना डिजीज भी होती है। और प्रॉब्लम से होते हैं ट्राइपनोसोमा से। तो ये किससे होता है? ट्राइपनोसोमा सीसीफिलाई, ये हमने पढ़ा हुआ है। सही होगा। तो इसमें भी क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक में डायमेंजाइन दी जाती है, पेंटामाइडिन दी जाती है, और कार्बामाइड में कौन सी होती है? सरामाइन। ठीक है। कभी कभी सरा डिजीज जब आती है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में ये भी होता है सरामाइन, तो ये भी यूज किया क्योंकि ये भी एंटी ट्राइपनोसोमल ड्रग है। और क्यूना पेरामाइन में ये मैंने बताई हुई थी ऑलरेडी, क्यूना क्यूना पैरामाइन होता है इस इंफेक्शन की वजह से। जी जी, ह्यूमंस में होता है, अफ्रीका में ज्यादा होता है। क्यूनापेरामाइन सल्फेट, ये या क्यूनापेरामाइन क्लोराइड, ये आपको वहां पे बताई थी सरा डिजीज में जब हमने मेडिसिन पढ़ी थी। तो क्यूनापेरामाइन सल्फेट या क्लोराइड किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? सरा डिजीज जो केमिल में होती है। तो उसमें सरामाइन भी यूज की जाती है, ये भी ड्रग है, ये कार्बामाइड ग्रुप की है। तो ये भी यूज की जाती है, तो कोई भी ऑप्शन में आ जाए सेम इसका वो होता है। तो ये भी डीएनए के फंक्शन को अल्टर कर देते हैं, सेम फंक्शन है जो ऊपर हम पढ़ चुके थे। तो इसमें भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एंटी जर्डियल ड्रग्स क्या होती हैं? अभी ये भी प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, किससे होता है? जर्डिया लेम्बेलिया। ठीक है, जर्डिया लेम्बेलिया से होता है। ये इफेक्ट करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, ह्यूमंस पे, बट मोस्टली ये डॉग में प्रॉब्लम होती है। इसकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस कॉमन होती है? मेट्रानेडाजोल। ठीक है, ये ड्रग जो ऊपर बताई भी थी, इसका ग्रुप है नाइट्रोएमिडाजोल। सही है, नाइट्रो एमिडाजोल ये इसका ग्रुप है कि क्लास है जिससे ये ली गई है मेट्रानेडाजोल। तो ये मोस्ट कॉमनली मेट्रानेडाजोल यूज की जाती है जार्डियासिस में। ठीक है, तो ये क्या करता है? इंटेस्टाइन जो है ना, डॉग्स एंड केट में ये प्रॉब्लम होता है जिससे इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वेट लॉस भी होता है, डायरिया होते हैं, माल एब्जॉर्प्शन भी होती है, और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड या वाटर से। तो इसकी मेट्रानेडाजोल आपने ये याद रखनी है, अगर पूछा जाए किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, जार्डियासिस की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये प्रोटोजोल, ये भी प्रॉब्लम है मोस्टली, जो क्या कहते हैं, डॉग्स एंड केट्स में ये प्रॉब्लम होता है, क्रोनिक डायरिया वगैरह लग जाते हैं। फिर वही बेसिक साइंस वही होंगी, बट मोस्टली इसमें डायरिया लगते हैं। तो इसके ये डिफरेंट क्लास थे। मेट्रानेडाजोल आपने याद रखना है, ये ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह ये भी इतनी काम की नहीं है चीजें। उसके बाद आते हैं पैरासीटाइड्स जो होते हैं, जो है ना, कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं लिविंग बॉडी पे, जैसे टिक्स हैं, लाइस हैं, माइट्स हैं, फ्लीज हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए उसके लिए भी कुछ ड्रग ऑफ चॉइस हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो वो
कुछ हैं उनके आइडियल प्रॉपर्टीज हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब ऑल एक्सटर्नल पैरासाइट्स को ये रिमूव कर देता है। ठीक हो गया। तो जो उनकी डिफरेंट लाइफ साइकिल होती है, स्टेजेस होती है, जिसमें हमने पढ़े थे एग, लार्वी, निम्फ वगैरह। ठीक हो गया। तो ये सबको जो है ना एक्टोपेरासिटाइड्स जो होते हैं ये रिमूव कर देते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं। एक्टोपेरासिटिसाइड्स में नंबर वन है डिप्स। ठीक है, अभी डिप्स का क्या मतलब होता है कि ये मेथड होता है जिसमें होल एनिमल को किसी सोल्यूशन में डाला जाता है, होल बॉडी ऑफ एनिमल को किसी सोल्यूशन में डाला जाता है। जो है ना, ताकि उसकी पूरी बॉडी पे अगर कोई भी जो है ना टिक्स वगैरह है, लाइस है या एक्टोपेरासाइट्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो होल ऑफ एनिमल बॉडी को किसी सल्फर डिप या कोई भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपने याद नहीं, ये पेपर में नहीं आएंगे, ये जस्ट आपको जनरल बेसिस पे पता हो। ये केटल शीप लार्ज एनिमल में भी यूज किया जाता है, होल एनिमल को किसी पॉट वगैरह में बिठा के वहां पे कुछ सॉल्यूशंस डाल के उसको वहां पे बिठाया जाता है। तो होल ऑफ एनिमल बॉडी को सॉल्यूशन में रखा जाता है किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो उसको डिप्स कहा जाता है। स्प्रे वगैरह आपको पता है, ये जो क्या कहते हैं स्मॉल एनिमल या पेट्स होते हैं उनमें ये यूज किया जाता है। तो उनके स्पेसिफिक बॉडी पे ये पैरासिटिसाइड्स यूज किए जाते हैं ताकि वहां पे जो है ना लोकल या जो हो सरफेस एरिया है बॉडी का जहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह है या एक्टोपैरासाइट्स का झुंड है उसको रिमूव किया जाए। तो ये पेट्स में यूज किया जाए। फिर आता है एयर टैगिंग। एयर टैगिंग इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो ये क्या कहते हैं एयर की टैग की तरह जो है ना एयर्स में एनिमल को पहनाया जाता है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो स्लोली कंटिन्यूअस ड्रग वहां से रिलीज करते हैं और वहां पे पूरी बॉडी को में जो भी एक्टोपैरासाइट्स वगैरह होंगे तो उससे वो रिमूव हो जाते, तो ये वो सोक हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट ये टैग की तरह एनिमल को पहनाया जाता है। ये प्लास्टिक में होता है, पॉलीएथिलीन। सही है। तो इससे एयर्स में पहनाया जाता है जहां से वो पूरी बॉडी में रिमूव कर देगा पैरासाइट्स को। फिर आता है डस्टिंग। ये पाउडर के फॉर्म में होती है, एनिमल के सरफेस एरिया बॉडी पे या स्किन पे या फीदर्स पे जो है ना पाउडर फॉर्म में लगाई जाती है ताकि पैरासाइट्स वगैरह रिमूव हो जाए। इंसेक्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन ड्रग्स भी है, पेरीथायरीन से एलिथायरीन है, प्रेमीथायरीन है। ये थायरीन वाली जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, अगेंस्ट इंसेक्ट्स काम करती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी कोई काम नहीं है। आइवरमेक्टिन को भी यूज किया जाता है। तो यहाँ से सच कोई इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मेससेलिनियस ड्रग्स कौन सी हैं? डेमलसेंट। डेमलसेंट्स ये क्या होते हैं? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जैसे उसमें से क्या कहते हैं इरिटेशन या इन्फ्लामेशन हो गई, जैसे ओरल कैविटी है, फेरेंक्स है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसको विस्कस फॉर्म में एक चीज लगाई जाती है ताकि वहां पे इन्फ्लामेशन वगैरह या पेन को रिड्यूस किया। जैसे हनी वगैरह है आप लगाते हैं, ग्लाइसरीन है, तो ये इसमें आते हैं डिमल्सन्स में। प्रोटेक्टेंट्स कौन से होते हैं? ये भी इसकी तरह काम करते हैं जो है ना डेमलसेंट की तरह, बट ये थोड़ा ओ लार्ज एरिया ऑफ टिश्यूज को कवर करते हैं। इसमें भी इरिटेशन, मॉइस्चर वगैरह हार्मफुल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की से कोई इन्फ्लामेशन हो गई है या कोई इरिटेशन वगैरह हो गई है, उसको रिमूव करने के लिए। तो इसके ये कंपाउंड्स में लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ग्लाइसरीन बता दिया था, मैग्नीशियम सिलिकेट है। तो ये चीज लगाई जाती है, कोई वाउंड है, अल्सर वगैरह, उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है। वेजलिन वगैरह जैसे भी आता है, वेजलिन भी इसमें आता है। ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं आज जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है ड्रग्स इफेक्टिंग यूट्राइन मोटिलिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको समझिएगा पेपर के हवाले से। तो यूट्राइन मोटिलिटी किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस या मूवमेंट्स ऑफ यूट्रस, तो उसको कहा जाता है यूट्राइन मोटिलिटी। तो ये किस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो गो या रिलैक्सेशन हो, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एम्ब्रो की इम्प्लांटेशन अटैचमेंट के लिए, या डिलीवरी के लिए यूट्रस रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्शन उसमें होती है। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं उस उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो लेबर, ड्यूरिंग लेबर जो फीटस की मूवमेंट होती है ये भी ड्यूरिंग यूट्राइन मोटिलिटी होता है। या यू प्लेसेंटा है ये बाहर आ रहा है, एक्सपल्शन हो रही है, ये भी यूट्रस की मूवमेंट की वजह से होगा। या नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो ये भी यूट्रस की मोटिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी इसमें डिफरेंट ड्रग्स होती है, वो आपने याद रखनी है पेपर के हवाले से। एक्बोलेक्स तो मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में जब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। ये क्या होता है, यूट्रा जब वो ड्रग्स जो यूट्रस की कॉन्ट्रक्शन को इंक्रीज करती है, या एक्सपल्शन ऑफ जो यूट्राइन में कंटेंट मौजूद है, फ्लूइड्स वगैरह मौजूद है, वो रिमूव होती है, उसका एक्सपल्शन होता है, या यूट्रस की कॉन्ट्रक्शन होती है, उसको एक्बोलिक कहा जाता है। ठीक है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस, या उसमें जो कंटेंट वगैरह मौजूद है वो रिमूव हो जाता है। तो ये इसमें ये क्यों होता है, ये फीटस प्लेसेंटा या यूट्रस में कोई डेब्रिस वगैरह है, उसको रिमूव करने के लिए उसकी कॉन्ट्रक्शन करवानी होती है, तो उसमें ड्रग ड्रग वगैरह दिए जाते हैं। तो इसमें मेजर ड्रग जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हम यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे आपको नजर आएगा ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन की तरह काम करता है। एरिगोमेट्रिन भी है, यह भी जो है ना ड्यूरिंग यूट्रस कॉन्ट्रक्शन दी जाती है। यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन में भी आपको बताया था, PGF2 अल्फा याद होगा आपको जब प्रोस्टाग्लैंडिन हमने पढ़ा था। माइसोप्रोस्टोल, क्लोप्रेस्टेनोल, ये सारी ड्रग्स यूट्रस की कॉन्ट्रक्शन के लिए दी जाती है, ताकि वहां से जो चीजें इसके इंपॉर्टेंस बताई वो तो ये दो तीन आपने याद रखने, ये इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो कौन सी ये आपने याद रखनी है, ऑक्सीटोसिन, एरिगोमेट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, या माइसोप्रोस्टोल, ये वाली सारी ड्रग्स क्या होती हैं जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन में आती हैं, ये यूट्रस की कॉन्ट्रक्शन करवाती हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यूट्राइन की टोन को सेट करती हैं ताकि उसकी कंट्रक्शन हो सके। जैसे हेमरेजिस वगैरह पोस्ट पार्टम के बाद, पार्चुरेशन के बाद बन जाते हैं, उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये एरिगोमेट्रिन वगैरह ये भी आपने याद रखना, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं टोकोलाइटिक्स। ये क्या होते हैं, टोकोलाइटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो यूट्रस को रिलैक्स करती है, ये आपने याद रखना है। ये वाली थी यूट्रस को कंट्रक्शन के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन तक। अभी जो टोकोलाइटिक्स होते हैं ये होते हैं यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, और यूट्राइन की कॉन्ट्रक्शन जो होती है उसको इनहेबिट करने के लिए, उसके लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको टोकोलाइटिक्स कहा जाता है। ये अपोजिट होता है एक्बोलिक्स के। ठीक है, टोकोलाइटिक्स एक्बोलिक्स के अपोजिट होता है। मतलब डिलीवरी वगैरह को थोड़ा सा डिले कर देना ताकि फीटस सेव हो सके, यूट्राइन की जो एक्टिविटी है उसको मैनेज करने के लिए। तो इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस डिफरेंट होती है जो आपने याद रखनी है। तो ये वही सेम बातें लिखी हुई हैं। आइसोसेप्राइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है। ये किसके लिए यूज की जाती है, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए यूज की जाती है, आइसोसेप्राइन। उसके बाद जो है वेट्राब्यूटाइन, ये भी किसके लिए यूज की जाती है, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए यूज की जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है किसके लिए यूज की जाती है, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए। एस्पिरिन, बेरोफेन, जो है ना ये भी नेसिड्स वाली भी ड्रग उसको रिलैक्स करते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये वाली है, आइसोसेप्राइन है, वेट्राब्यूटाइन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये क्या होती है, टोकोलाइटिक्स होती है, अपोजिट टू एक्बोलिक्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी जो एक्बोलिक्स है तो ये भी शायद 2018 में क्वेश्चन अपीयर हुआ था। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। यूट्रस की रिलैक्सेशन से क्वेश्चन था, ड्रग कोई पूछी गई थी, देखा था मैंने कहा आपको दिखा दूं ताकि आपको ये, क्योंकि ये 5 पेपर से ना क्वेश्चन आ जाते हैं तभी आपको क्लियर हो। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखें, एन एग्जाम्पल फॉर एन एजेंट विच काज रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। काफियों ने यहाँ पे ऑक्सीटोसिन करते हैं भाई, यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रक्शन की बात होती तो फिर हम ऑक्सीटोसिन करते ना। रिलैक्सेशन में आपको एक कंपाउंड मेजर बताए, आइसोसेप्राइन जो है, ये वाला जो ड्रग है ये किसके लिए यूज की जाती है, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस के लिए यूज की जाती है। या वेट्रा ब्यूटीलाइन भी बताया था आपको। टाइप्रोस्ट जो है ये भी हमने वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन में देखा था, ये भी कॉन्ट्रक्शन के लिए होता है, ऑक्सीटोसिन भी कॉन्ट्रक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो आइसोसेप्राइन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, सॉरी ड्रग होती है यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए। या मैग्नीशियम सल्फेट आ जाए, बट ये कॉमन ड्रग है तो ये यूज होगी, जैसे ऑक्सीटोसिन वहां पे कॉमन है तो यहाँ पे ये कॉमन है आइसोसेप्रिन।
तो ये डायरेक्ट रिलैक्स करती है यूट्रस को, या वेट्रा ब्यूटाइन वगैरह ये भी यूज की जाती है। सही हो गया। बाकी एंटी फंगल एजेंट है, ये आपने ड्रग याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था, एम्फोट्राइसिन बी अगर पूछा जाए किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये एंटी फंगल ग्रुप में आती है, ठीक है। बस सिंपल ही आपने ये याद रखना है, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये इसका ज्यादा इफेक्ट होता है, सही है। तो एम्फोट्राइसिन बी जो है एंटी फंगल में आती है, या केटाकेनाजोल जो है ना, जोल वाली जितने भी हैं, आइट्राकेनाजोल, ये भी एंटी फंगल ड्रग्स कहलाती हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट ये एम्फोट्राइसिन बी है, ये आपने याद रखना है, एंटी फंगस के तौर पे यूज की जाती है। बाकी ये एंटीडोट वगैरह मैंने पहले भी बताए थे, जो इंपॉर्टेंट वो कर लें, एट्रोपिन, फाइसोस्टिग्माइन। बाकी तो यहाँ से कोई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बताऊं। एस्पारिन, एस्पारिन ड्रग जो है इसका एंटीडोट क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है, NaHCO3, या इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये एस्पारिन का जो है एंटीडोट है या एंटागोनिस्ट है, बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एस्पारिन का वो होता है, एंटागोनिस्ट होता है। तो यहाँ तक हमारी क्लास थी, बाकी है सच कोई यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से खत्म हुई। फार्मा थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, और इसकी जो है ना ड्रग्स याद रखना ये चीज बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है, बट जितना हो सका है सिंपली आपको बताया है। और थोड़ी आप भी इफर्ट्स डालेंगे तो इंशाल्लाह फार्मा आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमने 2 कैप्सूल से भी कर दिया, यहाँ से भी फार्मा को कर दिया था। तो ये इनफ है पेपर के हवाले से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह फार्मा में, ठीक है। तो जो चीजें बताई हैं बस वो आपने जरूर याद रखनी है। फार्मा को यहाँ पे हम करते हैं खत्म।